हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल रेनबो फिजिक्स बाय मेघा पे। तो स्टूडेंट, क्लास 11 का पहला चैप्टर चल रहा है यूनिट एंड डायमेंशन, और उसमें हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, जिसमें हमने पहला एप्लीकेशन पढ़ दिया था। आज हम सेकेंड एप्लीकेशन में आते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 3 एप्लीकेशन आपको मिलेंगे। तो जो पहला एप्लीकेशन हमने पढ़ा था उसमें हमने कन्वर्ट करी थी क्वांटिटीज़ एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे हमने जूल से अर्ग, वर्क की जो आपकी यूनिट थी उसको जूल से अर्ग में चेंज किया। मीन्स हमने एसआई सिस्टम से उसको सीरियस सिस्टम में चेंज किया। तो नॉर्मली नहीं किया उसको, हमने किसके हेल्प से किया? विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। देन आज हम जो पढ़ेंगे, हम ये देखेंगे कि हमें करेक्टनेस चेक करनी पड़ेगी किसी भी फॉर्मूले की। कहने का मतलब, हमें एक फॉर्मूला दिया होगा और हमसे ये पूछा जाएगा कि क्या ये फॉर्मूला सही है या गलत। और हमें कोई ऐसे चेक करके याद करके नहीं करना, बल्कि हमको उसकी दोनों डायमेंशन रखनी पड़ेगी और डायमेंशन रख के हम उसे चेक करेंगे कि फॉर्मूला आपका गलत है या सही। तो ऐसे क्वेश्चनों में जहाँ भी हमें करेक्टनेस चेक करनी पड़ती है, या हम इसे दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। मतलब कोई भी आपको इक्वेशन को फॉर्मूला दिया है, उसमें डायमेंशनल कंसिस्टेंट है या नहीं, कहने का मतलब वो फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं, उसके लिए हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल करते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है कि अगर आपको कोई फॉर्मूला दिया है तो ये ज़रूरी है कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालें और अगर हम राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालें तो दोनों डायमेंशन सेम आनी चाहिए। अगर दोनों डायमेंशन सेम आती है तो हम कहते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है वो डायमेंशनली करेक्ट है, और दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं हमारा फॉर्मूला ही करेक्ट है। तो फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक करने के लिए दूसरा एप्लीकेशन जो आज हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमारा सिंपल है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको डायमेंशनल फॉर्मूले निकालने आने चाहिए। मैंने आपको कम से कम 55 डायमेंशन फॉर्मूले अपनी पुरानी प्लेलिस्ट में निकाल के बताए हैं। अगर आप उनको जाके पहले देख के आएँ और फिर यहाँ पे आएँ तो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो स्टूडेंट, पहली बात, हमें फॉर्मूला जो भी पता हो उसका सिंबल अगर हमें गिवन है तो बहुत अच्छा, लेकिन कभी कभी गिवन नहीं भी होते हैं आपको उसके टर्म्स में कि ये टर्म क्या डिनोट करता है, तो थोड़ा थोड़ा हमें फॉर्मूले की जानकारी भी यहाँ पे होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, साथ में पढ़ते हैं फन करते करते। तो हमने क्या लिया है, तो मैंने क्वेश्चन से स्टार्ट किया है स्टूडेंट। जैसे एक क्वेश्चन है आपका, प्लीज चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये एक इक्वेशन दी है, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? इसे चेक करने के लिए मैंने आपको कह दिया कि हम क्या यूज़ करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मीन्स लेफ्ट हैंड डायमेंशन और राइट हैंड डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो इसे सॉल्व करना सिंपल है। सबसे पहले आपने लिखा लेफ्ट हैंड डायमेंशन, फिर आपने फॉर्मूला लिखा लेफ्ट हैंड साइड का हाफ mv²। 1/2 एक कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टाइप की डायमेंशन जो होती है वो डायमेंशन लेस होता है, तो कोई डायमेंशन नहीं आएगी। m मतलब मास होता है, मास की डायमेंशन हो गई आपकी m। v मतलब वेलोसिटी होती है, और वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT-1 बाहर से 2। इसे हमने सॉल्व किया तो ये बन गया m, l के सब बाहर है 2, t-1 है और बाहर से 2, तो क्या बन जाएगा t-2। तो स्टूडेंट, क्या आपको ये जानी पहचानी डायमेंशन लग रही है ml2 t-2? अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो ये डायमेंशन किसकी होती है? वर्क या किसी भी टाइप की एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला आता है वो आता है ml2 t-2। नाउ ये तो था आपका लेफ्ट हैंड साइड की। अब अपने राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालने की कोशिश करी, वो है आपका mgh। m मतलब मास की डायमेंशन m। g होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक प्रकार का या एक टाइप का ये क्या है, एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है LT-2। तो हम इसे पुट करेंगे, ये हो गया आपका LT-2। h होता है हाइट बोलो लेंथ बोलो एक ही बात है, तो ये हो गया l। तो यहाँ पे हो गया आपका m, l 2 बार आया है तो L2 t-2। तो देखिए यहाँ भी ml2 t-2, यहाँ भी ml2 t-2। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम आ रही है। इसका मतलब ये क्या है, आपका फॉर्मूला आपका करेक्ट है। और स्टूडेंट, आपने एक चीज़ गौर की हुई होगी, mgh फॉर्मूला किसका होता है? वैसे mgh फॉर्मूला होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी का, और हाफ mv² किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है आपका काइनेटिक एनर्जी का। तो आपने क्या देखा था, आपने जब डायमेंशनल फॉर्मूले निकालने सीखे थे, 55 मैंने आपको लगभग बताए थे, तब आपने क्या सीखा था, चाहे कोई भी एनर्जी हो,
किसी भी टाइप की एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, या कोई अदर एनर्जी हो, या वर्क हो, इन सब की डायमेंशन होती है ml2t-2। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 1-2 नंबर का आपका आता है तो आपका क्वेश्चन आपके हाथ में आ गया, आपके नंबर आपके हाथ में आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे भी ये लिखा है कि चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन में आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालिए, लेफ्ट हैंड डायमेंशन निकालिए एफ एस। एफ होता है फोर्स और एस होता है डिस्प्लेसमेंट। अगर आप मालूम नहीं है तो आप लिखते भी जाइएगा। एफ फोर्स होता है तो इसकी डायमेंशन हो गई आपकी mlt-2, एस हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट L। तो इसे सॉल्व करके आया ml2t-2। देखो अगेन आपको एनर्जी या वर्क की डायमेंशन मिल गई ml2t-2। वैसे भी सोचिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका वर्क डन। और राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे तो यहाँ पे 2 टर्म है, हाफ mv² माइनस हाफ mvu²। चलिए करते हैं। हाफ कांस्टेंट टर्म है तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, इसे नहीं रखेंगे। m मतलब मास, इसकी डायमेंशन m हो गई। v आपका LT-1 बाहर से 2। सेम हियर, हाफ की कुछ नहीं, मास की m की m और u की LT-1 बाहर से 2। इसे सॉल्व किया तो ये बन गया आपका ml2t-2 और यहाँ भी बन गया ml2t-2। स्टूडेंट, जब मैंने आपको इस चैप्टर में डायमेंशन एनालिसिस पढ़ा रही थी तो वहाँ पे मैंने आपसे क्या कहा था कि डायमेंशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे ml2t-2 को ml2t-2 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 0 नहीं आएगा, आंसर ml2t-2 ही आएगा। इसका मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। जैसे हमारे पास हमने कहा कि 2 आपके पर्सन हैं, वो वर्क कर रहे हैं। एक पर्सन ने 50 जूल वर्क किया और एक पर्सन ने 10 जूल वर्क किया। तो मैं अगर कहूँ कि इनके दोनों के वर्क का डिफरेंस क्या होगा, तो आप 50 - 10 जूल करोगे, आंसर आएगा 40 जूल। मतलब जूल में से जूल को आपने सब्सट्रैक्ट किया तो आंसर जूल आया। उसी तरह से डायमेंशन को आप सब्सट्रैक्ट करोगे या ऐड करोगे तो वहाँ पे कोई क्वांटिटी, कोई और नंबर नहीं आएगा, बल्कि ये आपका वर्क है, ये भी वर्क है, तो जो आंसर आएगा वो भी वर्क ही आएगा। ये जूल है, ये भी जूल है, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तभी भी क्या आएगा, जूल ही आएगा। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे ml2t-2। तो ये बात आप ना नोट कर लीजिएगा कि अगर 2 डायमेंशन फॉर्मूले को आप सब्सट्रैक्ट करोगे, सेम डायमेंशन फॉर्मूले को, ठीक है, जैसे LT-1 माइनस LT-1, आंसर 0 नहीं, LT-1 ही होगा। L2 माइनस L2, अगर वो दोनों डायमेंशन फॉर्मूले हैं तो आंसर 0 नहीं, क्या होगा, L2। तो देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है और जो राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम आ रही है ml2t-2, दोनों क्या आ रहे हैं आपके, वर्क डन ही आ रहा है, एनर्जी की डायमेंशन आ रही है। इसका मतलब ये फॉर्मूला भी आपका या इक्वेशन आपकी क्या आपकी करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन में। सो स्टूडेंट, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आपसे कहा एक क्वेश्चन जिसमें 4 पार्ट हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन आर करेक्ट। हमें चेक करना है कि ये जो इक्वेशंस आपको गिवन है ये करेक्ट है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको फॉर्मूला याद हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको डायमेंशन एनालिसिस थोड़ा फॉर्मूला निकालना आता हो और आप दोनों साइड की डायमेंशन फॉर्मूला निकालो और आप चेक करो कि वो इक्वल है या नहीं। इस मेथड को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल, जो आपस में इक्वल होती है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन। तो अब हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन करते हैं E=mc²। वैसे तो ये क्वेश्चन सुनी हुई है, हमें बस चेक करना है कि करेक्ट है या नहीं। इसे करेक्टनेस चेक करने के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकाली। देखिए ई हमें कुछ कुछ पता होना चाहिए, कभी कभी आपको नहीं दिया होगा कि ई क्या है, एम क्या है, सी क्या है, तो कुछ कुछ आपको आइडिया होना चाहिए। वैसे तो मोस्टली देते हैं, लेकिन कभी नहीं दिया है तो रिस्क नहीं लेना आपको। तो ई एनर्जी होता है mc², आइंस्टीन की आपकी मास, ये आपकी मास एनर्जी क्वेश्चन है। तो ये क्या आपका E=mc² में ई एनर्जी, एम मास और सी जो होता है स्पीड ऑफ लाइट होता है आपका। तो mc², तो ई एनर्जी है। एनर्जी की जो डायमेंशन होती है आपको पता है, वर्क की डायमेंशन, एनर्जी की डायमेंशन सबकी क्या होती है, ml2t-2। फिर आपने राइट हैंड डायमेंशन ली, यहाँ है आपका mc², m हो गया आपका मास, c मैंने कहा स्पीड ऑफ लाइट है। और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, मतलब लाइट स्पीड बोलो या स्पीड ऑफ लाइट बोलो, है आपकी डायमेंशन किसकी, स्पीड की। तो LT-1 बाहर से 2, तो ये हो गया आपका m। इसको सॉल्व किया तो L2t-2। तो आपको क्या दिख रहा है, ये भी ml2t-2, ये भी ml2t-2। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम आ रही है। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला तो आपका क्या निकल रहा है, करेक्ट निकल रहा है। ठीक हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। T=2π√L/G। ठीक है, SHM में आपको ये देखने को मिलेगा, आपको सिंपल पेंडुलम के केस में आपको ये देखने को मिलेगा फॉर्मूला
टी यहाँ पे टाइम पीरियड होता है। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन ली, टी टाइम पीरियड होता है। टाइम बोलो या टाइम पीरियड बोलो, दोनों की जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो टी होता है। राइट हैंड साइड लिया, यहाँ पे दिया आपका 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। 2 पाई कॉन्स्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो 2 पाई की कोई डायमेंशन नहीं होती है तो हमने नहीं रखी। अंदर से अंडर रूट लगा है, एल की डायमेंशन एल ही हो गई, और जी मतलब होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन की डायमेंशन रखनी है एल टी माइनस 1। ठीक है, ये से एल, ये एल क्या करेगा, एल जीरो बना देगा, जो हट जाएगा। टी माइनस 1 ऊपर जाके हो जाएगा टी प्लस 1 या खाली टी। ठीक हो गया, तो अंडर रूट क्या आ रहा है आपका, टी आ रहा है। ठीक है, तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन, अच्छा सॉरी यहाँ पे जो है एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 1 तो किसकी होती है, वेलोसिटी की, तो यहाँ पे क्या आएगा एल टी माइनस 2, तो ये टी माइनस 2 ऊपर जाके बना देगा टी 2, ये टी 2 हो जाएगा। तो टी 2 आपका स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो बनेगा टी। तो स्टूडेंट आपने क्या देखा, अगेन लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम आ रही है, तो सेम आ रही है, तो अगेन आपका फॉर्मूला क्या हो गया, करेक्ट है। चलिए आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में कहा है आपका, ये चेक करना है कि v इक्वल टू अंडर रूट पी अपॉन रो होता है। याद रखना यहाँ पे p जो है वो प्रेशर है और रो जो है वो मास डेंसिटी है, रो है मास डेंसिटी। अब आपको इन दोनों का डायमेंशन आनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रेशर की डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए हमने क्या किया था, आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स की वैल्यू, हम फोर्स की डायमेंशन रखी हमने एम एल टी माइनस 2, एरिया की रखी एल टू ऊपर गया तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ये हो गई आपकी प्रेशर की। और मास डेंसिटी मतलब होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास की डायमेंशन हो गई आपकी m, वॉल्यूम की हो गई आपकी L3 आपका ऊपर गया तो ये हो गया आपका ml माइनस 3। इसमें पुट किया आपने, अभी पुट नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिया आपने, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन कितना आ रही है आपकी, v वेलोसिटी होता है, मतलब LT माइनस 1। राइट हैंड साइड की डायमेंशन कैसे निकालनी है, अंडर रूट p अपॉन रो। p की डायमेंशन और रो की डायमेंशन जो अभी आपने निकाली वो रख दीजिए। p हो गया ml माइनस 1 t माइनस 2 और रो हो गया आपका ml माइनस 3। m से m हट गया, ये माइनस 3 ऊपर जाके क्या बनाया, माइनस 1 ऑलरेडी था, माइनस 3 मतलब प्लस 3 आ गया ऊपर आके, तो ये L2 बना देगा। माइनस 1 प्लस 3 कितना हो गया, 2L2, और t अकेला है तो t माइनस 2। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अच्छा ये स्क्वायर रूट लगा लेना अपना, स्क्वायर ब्रैकेट LT माइनस 1 का स्क्वायर ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि इसको अगर मैं ओपन करूँ तो ये क्या जाएगा, L2 t माइनस 1 और इंटू 2 t माइनस 2 जाएगा, तो ये इसका होल स्क्वायर आ जाता है, ये बाहर आ जाएगा LT माइनस 1। तो अगेन देखो स्टूडेंट, दोनों डायमेंशन फॉर्मूला सेम आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये भी क्या आपका करेक्ट है। अब आ रहा है आपका इसका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको दिक्कत होती है इसमें, ये वाला फोर्थ वाला पार्ट, इसको देखिए स्टूडेंट, फोर्थ वाला पार्ट, इसमें आपको थोड़ा दिक्कत कर सकता है ये, और ये इंपॉर्टेंट भी है आपका। तो फोर्थ वाले पार्ट में दिक्कत बस इस चीज़ की है कि आपको इसमें थोड़ा नोटेशन पता होना चाहिए, कौन चीज़ किसको डिनोट कर रही है। न्यू इक्वल टू 1/2L साउंड वाले चैप्टर में आपको दिखने को मिलेगा, जो 11th में ही आएगा आपका, वेव एंड ऑसिलेशन में ही आपका क्या आएगा, साउंड वाला चैप्टर आएगा। अब इसमें आपको नोटेशन पता होना चाहिए, यहाँ पे न्यू क्या होता है, न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होता है, याद रखिए न्यू फ्रीक्वेंसी होता है, एल तो आपका लेंथ ही हुआ, टी यहाँ पे टाइम या टाइम पीरियड नहीं है, यहाँ पे टेंशन फोर्स होता है, यहाँ पे टेंशन फोर्स या खाली टेंशन बोलो, टेंशन फोर्स बोलो। एम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एम यहाँ पे मास नहीं होता, बल्कि यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ होता है, पर यूनिट लेंथ होता है। इसीलिए बच्चा पार्टी ये वाला टॉपिक, ये वाला जो आपका क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि जनरली बच्चा अगर टी को याद कर भी लेता है कि टेंशन फोर्स है, तो गलती वो कहाँ पे करता है, एम में, वो एम को मास ले लेता है और पूरा आपका जो होता है क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो एम यहाँ पे क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। अब खुद सोचो फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, आपको फ्रीक्वेंसी की आपको पता है, फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू होता है 1/टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी की क्या हो जाएगी आपकी t माइनस 1, फ्रीक्वेंसी की हो गई। टेंशन क्योंकि एक फोर्स है, t जो है टेंशन है,
टेंशन एक फोर्स है, उसकी फोर्स वाली डायमेंशन होगी mlt-2। और यहाँ पे m जो है वो क्या आपका मास पर यूनिट लेंथ, तो इसकी डायमेंशन m नहीं होगी बल्कि क्या होगी m और नीचे लेंथ l। तो क्या हो जाएगी इसकी डायमेंशन ml-1। बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे क्वेश्चन में। अगर आपको ये याद रहा तो आपको ये क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, आप इसे कर लोगे। तो स्टूडेंट देखिए, अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन। लेफ्ट हैंड साइड में न्यू था जिसकी डायमेंशन होती है t-1। राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है 1/2l √t/m। 1 मतलब कांस्टेंट टर्म, कोई डायमेंशन नहीं। 2 में भी आपको कोई डायमेंशन नहीं रखनी है। l में आपको क्योंकि लेंथ है तो l रखना है। √t, t में आपको mlt-2 और m में रखना है आपको ml-1। ऊपर वाला टर्म जो है l, ये बाहर ऊपर आ जाएगा l नीचे से, तो ये हो जाएगा l-1। इसे सॉल्व करेंगे, ये m और ये m एक दूसरे को हटा देंगे क्योंकि ऊपर जाके m0 बना देंगे। ये l है, ये l-1 है, l-1 ऊपर जाके l+1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। ये ना ऊपर l है नीचे l-1 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी 1 है तो ये 1 तो रहा ही, ये -1 ऊपर जाके +1 बना देगा, तो कितना बन गया l2। तो ये हो गया आपका l2, t-2 तो था ही। अब स्टूडेंट एक इसका आपका स्क्वायर रूट होल रूट बनाएगा। lt-1 को अगर मैं ऐसे लिख दूँ स्क्वायर तो वो क्या बनाएगा l2t-2। तो ये l-1 तो ऑलरेडी है, lt-1 बाहर से आ गया, बाहर आ गया, तो इसे सॉल्व किया तो l-1 और l एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ना। l-1 और l देखिए, l की -1 + 1 कुछ नहीं, ये तो 1 होता है ना, तो l की पावर 0 मतलब 1, तो ये तो हट गया, बचा गया सिर्फ t-1। अगेन आपका जो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड की आपकी डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम आ रही है। अगेन ये फॉर्मूला आपका क्या है, करेक्ट है। लेकिन बच्चा पार्टी दिक्कत कब होगी, जब आप मास को मास ले लेंगे, m को मास ले लोगे, मास पर यूनिट लेंथ नहीं लोगे। उस केस में आपका पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा और आप कहोगे कि ये फॉर्मूला आपका इनकरेक्ट है। तो इसका आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे आते हैं। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डायमेंशन बताना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको a/b की डायमेंशन बतानी है इस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में आपको गिवन है, जैसे इक्वेशन दी है f = a√x + bt², और आपको गिवन है f फोर्स है, यहाँ पे x डिस्टेंस है और t टाइम है। थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, बहुत ईजीली होगा अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको बेसिक पता होगा। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे एक टर्म है ये a√x और दूसरा टर्म है ये, और ये दोनों टर्म को ऐड करके फोर्स बना रहा है। इसका मतलब ये ज़रूरी है कि ये भी फोर्स होगा, ये भी फोर्स होगा, ठीक है, दोनों फोर्स होंगे, तब वो जोड़ के उनको ऐड करके फोर्स ही बनाएगा। जैसे 20 न्यूटन + 20 न्यूटन या 20 न्यूटन + 50 न्यूटन, आंसर आएगा 70 न्यूटन। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 20 जूल + 50 न्यूटन ऐड हो जाएगा, नहीं हुआ ना। कहने का मतलब अगर एक फील्ड है और फील्ड में मैं कहूँगी आपके 20 घोड़े चल रहे हैं और 10 वहाँ पे गधे हैं, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे टोटल 30 घोड़े हैं या यहाँ पे 30 गधे हैं। घोड़े को हम गधे में नहीं ऐड कर सकते, वैसे ही हम सेम क्वांटिटी को या सेम यूनिट को ही ऐड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों ऐड होके यहाँ पे फोर्स बना रहे हैं, इसका मतलब ये भी फोर्स होगा और ये भी फोर्स होगा, चाहे वो हिडन है, वो आपको दिख नहीं रहा, लेकिन ये दोनों क्या होंगे, फोर्स से होंगे। इसका मतलब क्या है, अगर मैं कहूँगी डायमेंशन ऑफ a√x, तो क्या हो जाएगी आपकी डायमेंशन ऑफ फोर्स। समझ में आएगी ना बात। अब अगर मुझे a की डायमेंशन निकालनी है, क्योंकि a/b की निकालनी है तो पहले a की निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन √x को भी ले लो, डायमेंशन ऑफ √x। अब करते हैं इसको सॉल्व किया, फोर्स की डायमेंशन होती है आपकी mlt-2। देखो बच्चा पार्टी, मैंने कहा था कि कुछ डायमेंशन को आप याद कर लो तो आपके लिए कन्वीनियंट होगा, वरना आप निकालते ही रह जाओगे। √x मतलब आपने क्या कहा, x मतलब l डिस्प्लेसमेंट है, उसका रूट मतलब 1/2, कितना हो गया 1/2। समझ में आ रहा है ना। √x किसके डायमेंशन में x की रखोगे तो x की क्या होगी l, और l है, l के बाहर पावर कितनी है 1/2, ठीक है, तब l की पावर 1/2। ऐसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, m तो अकेला है, m ऐसे रहा,
यहाँ पे एल कुछ नहीं है तो एल 1 है, ये 1/2 पर जाके -1/2 बना देगा, t - 2। इसे सॉल्व किया तो ये आ गया एम एल 1 - 1/2 1/2 t - 2। इसे ऐसे छोड़ दिया। अगेन हमें पता है कि इसकी जो डायमेंशन है वो फोर्स की डायमेंशन के इक्वल होगी, तो हमने कहा कि डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर जो होगी वो डायमेंशन ऑफ एफ होगी। तो यहाँ से अगर हम डायमेंशन ऑफ बी निकालेंगे बच्चा पार्टी, तो वो जाएगी डायमेंशन ऑफ एफ अपॉन टी स्क्वायर, मतलब दोनों की डायमेंशन। एफ की डायमेंशन क्या होगी अगेन एम एल टी -2 और T2 की डायमेंशन हो गई T2, T की T हो गई, इसका स्क्वायर है तो T2। सॉल्व किया तो कितना आएगा एम एल अकेला है, T -2 था ऊपर, ये 2 ऊपर जाके -2 बना देगा तो T -4। ठीक है, ये डायमेंशन आ गई आपकी ए की, ये आ गई आपकी बी की। आपको किसकी पूछा है? आपसे पूछा है हमें डायमेंशन निकालनी है ए अपॉन बी की। अब ए की पुट करी जो हमने निकाली थी एम एल 1/2 t -2, और बी की भी पुट करी एम एल t -4। m और m सेम आ रहा है तो m0 बना देगा, हट जाएगा। l की पावर 1/2 यहाँ है, यहाँ l की पावर कुछ नहीं है तो 1 हो गया, ऊपर जाके -1 बना दिया। t की पावर -2 ऑलरेडी है, -4 ऊपर जाके +4 बनाएगा, तो ये क्या होगा l की पावर -1/2 1/2 -1 -1/2 और t की पावर 2। ये आ गई आपकी a अपॉन बी की डायमेंशन, a अपॉन बी की डायमेंशन। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो और इस क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा। l की पावर -1/2 और T2 आ गई आपकी a अपॉन बी की डायमेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बच्चा पार्टी इस क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे भी दिया हुआ एक रिलेशन आपको, ये आपको a इंटू बी की डायमेंशन बतानी है। t पता है पावर, x डिस्टेंस और t टाइम पता है आपको। ठीक है, आपको दिया है p = b - x² अपॉन ए टी। तो बच्चे पार्टी एक डायमेंशन तो आपको सीधे दिख रही है यहाँ पे, सोचो कैसे, आप सोचो अपने मन में कैसे। देखिए ये जो है b और x² एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं। मैंने कहा था कि सेम टाइप की चीजें ही ऐड या सब्सट्रैक्ट होती है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये रूल नहीं लगता, लेकिन ऐड या सब्सट्रैक्शन करने में ये जरूरी है कि दोनों टाइप की क्वांटिटी सेम हो। तो ये इसका मतलब क्या है, इन दोनों की डायमेंशन सेम होगी, दोनों एक ही होंगे, तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ b और डायमेंशन ऑफ x² सेम होगा। अब x है क्या डिस्टेंस, तो यहाँ से डायमेंशन b कितनी आ गई x² मतलब L2। इसे इक्वेशन अन करके रख दो, b की डायमेंशन तो निकल गई। अब निकालनी है आपको a की डायमेंशन। तो देखिए बच्चा पार्टी a की डायमेंशन निकालनी है, तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रही हूँ तो बहुत इजीली आपकी a की डायमेंशन भी निकलेगी। मैंने क्या किया, जो डिनोमिनेटर है उसको अलग अलग डिवाइड कर दिया न्यूमिनेटर से, मतलब आपको ऐसे ओपन करके लिख दिया b अपॉन ए टी स्क्वायर माइनस x² अपॉन ए टी स्क्वायर। अब एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इनको सब्सट्रैक्ट करके p पावर आ रहा है, इसका मतलब ये भी पावर होगा और ये भी पावर ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं क्योंकि a की डायमेंशन निकालनी है, ठीक है, तो इसी को पकड़ लेती हूँ क्योंकि इसमें b नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाएगी। तो मैं कह रही हूँ कि इसकी जो डायमेंशन है डायमेंशन ऑफ x² अपॉन ए टी स्क्वायर, आपको पता चल गया है किसकी डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ p पावर की। तो आपको a की निकालनी है, ठीक है, आपको सॉल्व करना है a की निकालनी है। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। डायमेंशन ऑफ x² a को एक जगह ले आते हैं और सारे अननोन टर्म को एक जगह ले आते हैं। तो डायमेंशन ऑफ x² अपॉन t², इन दोनों को तो मैंने यही रखा, a को उधर भेजिया, p को उधर ले आए, तो p यहाँ आ गया, ये किसके इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ a की। इसे सॉल्व किया तो x² की डायमेंशन L2, T2 डायमेंशन T2 और पावर p की डायमेंशन क्या होती है खुद ही सोचिए। पावर p हो गया वर्क अपॉन टाइम, वर्क हो गया ml2 t -2 और टाइम हो गया t, तो क्या बन गया आपका ml2 t -3। तो ये क्या बन गया आपका ml2 t -3। ठीक है, इसे हमने सॉल्व किया तो बना ये m है, ऊपर आके बना दिया m -1, L2 और L2 ने एक दूसरे को L0 कर दिया, T2 और T -3 नीचे जाएगा T -1, ऊपर जाके जाएगा खाली T। तो डायमेंशन ऑफ A कितनी आ रही है यहाँ पे, m -1 और T, m -1 T। A B ये आ रहा था और A ये आ रहा है आपका,
तो हमें निकालना क्या है, डायमेंशन ऑफ a इंटू बी, दोनों डायमेंशन को लिख दो। a की आ रही है आपकी m-1 t और b की आई आपकी L2। तो सॉल्व करके क्या आ गया, m-1 L2 t, a इंटू बी की डायमेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, m-1 L2 और t, a इंटू बी की डायमेंशन। तो आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट। ये भी दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन में आपको वॉन डेर वाल इक्वेशन दी है, ये आपको गैस की इक्वेशन, आपको बाद में आपको आगे थर्मोडायनेमिक्स में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगी। और इस इक्वेशन में आपको बताना है, इक्वेशन दी है आपको P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। ये वॉन डेर वाल इक्वेशन इसे कहते हैं। इसमें ए और बी दोनों की डायमेंशन बतानी है आपको। तो स्टूडेंट जब आपकी ये क्वेश्चन आती है तो याद रखना ये गैस इक्वेशन होती है। अगर आपको नोटेशन नहीं भी बताया कि कौन सी चीज़ किसको डिनोट करती है, तो याद रखिएगा कि गैस की इक्वेशन है तो कैपिटल P तो प्रेशर को, कैपिटल V वॉल्यूम को और T टेम्परेचर को डिनोट करेगा। यहाँ पे ये याद रखिए, कोई भी गैस की इक्वेशन है वहाँ पे P प्रेशर, B V T, ये तीनों चीज़ें वहाँ दिखाई देंगी। P प्रेशर, V वॉल्यूम और T टेम्परेचर होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे P प्रेशर हो गया, V वॉल्यूम हो गया और T टेम्परेचर हो गया। और A और B यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होते हैं, जो डायमेंशन जिससे हमें पूछिए ये आपके कांस्टेंट टर्म है। लेकिन ये ऐसे कांस्टेंट टर्म है जो डायमेंशन, जिनकी डायमेंशन है। कुछ कांस्टेंट ऐसे भी होते हैं जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डायमेंशन जिनकी होती है। 1 2 3 जो न्यूमेरिक टाइप के कांस्टेंट होते हैं उनकी डायमेंशन आपको नहीं मिलती है। मेरा ये टॉपिक स्किप हुआ था कि कौन से डायमेंशन लेस होती है, कौन से डायमेंशन कांस्टेंट होते हैं और कौन से डायमेंशन लेस वेरिएबल होता है, कौन से डायमेंशन वाले आपके वेरिएबल होते हैं। ये मैं आपको इसके जस्ट बात बता दूंगी। तो ये यहाँ पे ए और बी की आपको डायमेंशन निकाली, जो डायमेंशन होती है जिनकी, लेस नहीं होते वो। तो कुछ चीज़ सिंपल है। यहाँ पे देखिए v माइनस बी हो रहा है, सीधे सीधे यहाँ पे पता लग रहा है। v और b को हम सब्सट्रैक्ट कर सक रहे हैं। इसका मतलब जो डायमेंशन, क्योंकि सब्सट्रैक्ट कर सक रहे हैं, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ b किसके इक्वल होगी, डायमेंशन ऑफ b के। तो b की तो सीधे सीधे आपकी डायमेंशन आ गई। तो डायमेंशन ऑफ b अगर आपको निकालनी है तो वॉल्यूम की डायमेंशन मतलब L3 होता है। ये तो सीधे सीधे आ गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक हो गया। एक चीज़ और, यहाँ पे भी P प्लस ए अपॉन वी हो रहा है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। इसका मतलब जो डायमेंशन ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, डायमेंशन ऑफ P, क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं तो सेम टाइप की क्वांटिटी होगी और सेम टाइप की डायमेंशन होगी दोनों की। तो यहाँ पे अगर मैं डायमेंशन ऑफ ए निकालना है तो वी स्क्वायर को वहाँ बेस लेते हैं, वो क्या हो जाएगा आपका डायमेंशन ऑफ P इंटू डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर। ठीक हो गया, पुट कर दो ए इंटू है। P मतलब प्रेशर, प्रेशर की डायमेंशन निकाली थी, याद है, P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना हो गया MLT -2, नीचे L2, तो कितनी आती है ML-1 T-2। अब तो इतने बार आ गई है प्रेशर की तो याद ही कर लेना इसको, क्या होती है ML-1 T-2, ML-1 T-2। और वॉल्यूम की हो गई L3, L3 का भी बाहर से गया 2, तो ये कितना हो गया आपका ML-1 T-2, L3 इंटू 2 6, L6 हो गया। सॉल्व किया तो कितना आ गया ML5 6 - 1 5 T-2। तो ये ए की डायमेंशन आ गई और ये बी की डायमेंशन, यही हमसे पूछा है। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन देखने में काफ़ी टफ लग रहा था और इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एक आ रहा है आपका L3 और एक दूसरा आंसर आ रहा है ML5 T-2। और हम नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना है इसमें, सोचना क्या है मतलब आपको बाद में तो बहुत ईजी लगेगा। ये क्वेश्चन थी आपको y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, एक वेव की क्वेश्चन होती है, आप वेव एंड ऑसिलेशन में पढ़ोगे इसको। यहाँ पे x डिस्प्लेसमेंट है आपका t टाइम है और आपको ओमेगा और k की डायमेंशन पूछी है। तो स्टूडेंट एक बात बहुत ही क्लियर है, क्या क्लियर है कि यहाँ पे साइन के अंदर जो भी टर्म आ रहा है वो एंगल है। साइन के अंदर जो भी टर्म आ रहा है, जैसे साइन 30 डिग्री, साइन थीटा, साइन के साथ जो टर्म आता है वो हमेशा क्या होता है एंगल होता है। और एंगल की जब हम डायमेंशन निकालते हैं, जब हमने डायमेंशन फॉर्मूला पढ़े थे तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी आता है। वो यूनिट तो अपनी मन से हम रेडियन देते हैं वहाँ पे, इसको सप्लीमेंट्री यूनिट्स बनाते हैं एसआई सिस्टम में, लेकिन डायमेंशन लेस वो होता है। इसका मतलब ये जो पूरा टर्म है ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये एक एंगल होगा और कोई भी एंगल क्या होता है डायमेंशन
लेस क्वांटिटी होती है। अब बेटा ओमेगा टी से हम के एक्स को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं और आंसर आ रहा है डायमेंशन लेस। इसका मतलब ओमेगा टी भी डायमेंशन लेस होगा, के एक्स भी। मैंने क्या कहा था, सेम डायमेंशन होगी, आंसर तब ऐसा आएगा। तो आंसर डायमेंशन लेस आ रहा है, इसका मतलब जिन दोनों को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे होंगे वो भी क्या होंगे, डायमेंशन लेस। इसका मतलब एक चीज क्लियर होगा कि डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी भी डायमेंशन लेस है तो 1 होगा। और वन डायमेंशन लेस का मतलब क्या, आंसर 1, L 0 M 0 आंसर 1। और डायमेंशन ऑफ के एक्स भी क्या होगा आपका 1। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि सब्सट्रैक्ट होकर डायमेंशन लेस आ रहा है, तो ओमेगा टी भी डायमेंशन लेस होगा, के एक्स भी डायमेंशन लेस। यहाँ से अगर मैं डायमेंशन ऑफ ओमेगा निकालूं जो कि हमसे पूछा गया है, तो वो होगा आपका 1/t, मतलब 1 टाइम की रखेंगे तो कितना आएगा t-1 डायमेंशन ऑफ ओमेगा। और यहाँ हमसे के की पूछा था तो हमने कहा डायमेंशन ऑफ के निकालेंगे तो वो होगा आपका 1/x, x मतलब लेंथ, तो ये भी आंसर कितना आएगा L-1। तो ओमेगा की आ गई t-1 और के की आ गई L-1। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन देख के हम घबरा जाएंगे, हमको लगेगा कि कैसे क्वेश्चन होगा। तो स्टूडेंट इसलिए अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, मैंने आपको फर्स्ट डे से क्लास से कह रही हूँ कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको क्रैमिंग करने की, रट्टाफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आप कंसेप्ट को समझो, बहुत ही प्यार से पढ़ो और कंसेप्ट को समझते हुए चलो। टाइम लग जाए कंसेप्ट समझने में कोई बात नहीं, बेसिक को समझने में टाइम लग जाए कोई बात नहीं, वहाँ पे टाइम लगा लो, क्योंकि बाद में आपको चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि आपको खुद ब खुद चीज़ें आने लगेगी, आपके न्यूमेरिकल बनने लगेंगे, आँख बंद करके न्यूमेरिकल धीरे धीरे प्रैक्टिस से बनने लगेंगे। कब, जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। थोड़ा टाइम लगाना था आपको कंसेप्ट क्लियर करने में लगाना है। तो स्टूडेंट बस अपना रूटीन बनाइए, फिक्स रूटीन बनाइए, क्योंकि देखिए आप स्टूडेंट हैं, आपका काम अभी पढ़ाई है, तो फोकस कीजिए पढ़ाई में। 3-4 घंटे की पढ़ाई अपनी रखिए, पीसीएम ग्रुप वाले, जेडपीसी ग्रुप वाले अपनी 3-4 घंटे की, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है। फिजिक्स थोड़ी उनके लिए टफ रहता है क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट होता है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए फिजिक्स को। और आपको अगर आज वीडियो समझ में आ रहा है, आपको मेरे टीचिंग स्टाइल ठीक लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जिस पार्ट में डिफ़िकल्टी है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि मुझे इस पार्ट में डिफ़िकल्टी है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप उसी के लिए बनाऊंगी, ठीक है। और कुछ लोगों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इस तरह से अपना प्यार दिखाते रहिए और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। हैव अ नाइस डे।